माह रमज़ान ख़त्म होने से पहले ही हमने ईद की तैयारी शुरू कर दी। जंगी कैदियों की वर्दी का एक जोड़ा धोकर सिराने के नीचे इस्त्री होने के लिए रख छोड़ा था। ईद से एक रोज़ पहले हमने उसे तकिए से निकाला, उस पर PW की छाप सजाई और अगली सुबह पहनने को खूंटी पर सजा दिया। ईद के रोज़ अलग सुबह हमने ये कपड़े ज़ेब तन किए और नमाज ईद अदा की। लेकिन सही मानों में ईद तब हुई जब हमें खुशखबरी मिली कि हम अपने कैंप के जवानों से ईद मिलने जा सकते हैं। और वहाँ अगर भारतीय ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर टॉमस ने मुनासिब समझा तो कैंप नंबर 88 के अफसरों से भी मुलाकात का इम्कान है। ऐ भारत तेरी ज़ियाफ़तों के कुर्बान। पहले हम दीवार बर्लिन के पार गए, जहाँ दारुल उमरा के मकीनों से मिले। फिर भारतीय गार्ड की मैयत में कैंप नंबर 44 के सारे अफसर जवानों के केज में गए। हमें देखते ही जवानों के चेहरे तमतमा उठे। असीरी में जवानों और अफसरों की ये पहली मुलाकात थी। किसी ने ना पूछा कि तुम पंजाब रेजिमेंट से हो या फ्रंटियर फोर्स से, तुम्हारा तल्लक आर्डिनेंस कोर्स से है या रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से। अब सब एक ही बरादरी के अफराद थे। असीरों की बरादरी, गरीब उल वतनों की बरादरी, कश्तगाने सितम की बरादरी, सब बिला तारफ नहायत जज्बा शौक से गले मिलने लगे। बाज़ की आंखों में आंसू आ गए, बाज़ वफूरे जज्बात से कंग हो गए। उन जवानों ने अपना सारा राशन पकाकर दस्तरखान पर सजा रखा था। उन 1200 नफूस ने अपने अफसरों के इंतज़ार में एक लुकमा भी मुंह में डालना गवारा ना किया था। लेकिन इस मुख्तसर सी मुलाकात में किसी को खाने का होश ना रहा। बस सारा वक्त गले मिलने, आंसू पूंछने और तसल्ली देने में गुजर गया। ब्रिगेडियर टॉमस आया तो उसने दिल्ली के हवाले से फ़ौजों की वापसी के मुतल्लिक़ वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी और भारतीय कमांडरों की कामयाब कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और मुजदा सुनाया कि जूँ ही फ़ौजों की वापसी मुकम्मल होगी, कैदी भी वापस चले जाएंगे। टॉमस ने यह खबर ईद के तोहफे के तौर पर सुनाई। गोया उसने दिन दिहाड़े एक हसीन ख्वाब का तस्वर पेश किया। एतबार तो ना था, लेकिन हमने अदम का मशवरा कबूल कर लिया। क्यों न एक झूठी तसल्ली पर कनात कर लें। लोग कहते हैं अदम, ख्वाब हसीन होते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर टॉमस का हकीकी तोहफा ये झूठी तसल्ली नहीं बल्कि कैंप 88 के अफसरों की मुलाकात की इजाज़त थी। मुलाकात के लिए आधे घंटे की गुंजाइश रखी गई और उस दौरान संतरियों को चौकन्ना रहने का हुक्म दिया गया। कैंप 88 का बैरूनी फाटक खुला तो हम में से हर एक ने पहले अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चंद गज आगे लोहे का जंगला था जिसका छोटा दरवाज़ा खोले बगैर हम आगे नहीं जा सकते थे। और ये दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुल सकता था जब तक पिछला फाटक बंद ना कर लिया जाए। जंगले के बाहर हम खड़े थे और अंदर कैंप 88 के 80-90 अफसर। ये अजब बेकरारी का आलम था। हर कोई जज्बात की गिरफ्त में था। बुझे हुए चेहरों पर खुशी के दीप जल उठे थे। आंखें शिद्दत जज्बात से भीग गई थीं। हम जंगले के पार हाथ हला हला कर एक दूसरे को ईद मुबारक कहने लगे। जिनसे सब्र ना हो सका वो जंगले के पार से ही एक दूसरे की पेशानी चूमने लगे। जिनके होंठ पेशानी तक ना पहुंच सके उन्होंने जंगले में हाथ डालकर पेशानी और गालों को छुआ, फिर उन उंगलियों की वसासत से उसके चेहरे का लमस अपने होंठों तक पहुंचाया। उतने में जंगले का दरवाज़ा खुल चुका था। तकरीबन 1 साल के बिछड़े हुए सीना चाक गले मिलने लगे। कोई किसी को चूम रहा था, कोई किसी को बाजुओं में जकड़ कर झूले की तरह झुला रहा था, कोई किसी के कंधे पर सर रखे अपने साथी की पीठ थपथपा रहा था और कोई अपने हाथों के फ्रेम में अपने दोस्त का मुरझाया हुआ चेहरा रख कर देख रहा था कि असीरी के 1 साल ने उस पर क्या असर छोड़ा है। आध घंटे की कलील मुद्दत में किसी से ये पूछने की मोहलत ना मिली है, यार पिछली मुलाकात के बाद तुझे गर्दिश बला ने कहाँ फेंका, किधर फेंका। बस अभी मिलने मिलाने की तकरीब जारी थी कि वापस अपने अपने केज में जाने का हुक्म मिला। एक बार फिर अलविदाई बोसो किनार और बगल गिरी का मुखसर दौर चला और हम फाटक के बाहर थे। अब कैंप नंबर 88 के असीर हमारी आंखों से ओझल हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे अब भी सामने थे। बारिश चेहरे, इबादत गुजार, जर्द और मुजमल चेहरे और पुज मुर्दा चेहरे पर तबस्सुम की झलक। ये चेहरे उन चेहरों से किस कदर मुख्तलिफ थे जो मैंने भले वक्तों में मशरकी पाकिस्तान में देखे थे। हमने अपने केज में वापस आने के बाद कैंप नंबर 44 के सीनियर ब्लॉक और कैंप नंबर 88 से रब्ता कायम करने की कोशिश की। सीनियर ब्लॉक में जाने के लिए कैंप नंबर 44 के कैंप कमांडेंट की इजाज़त दरकार थी और कैंप नंबर 88 तक रसाई पाने के लिए दोनों कैंप के कमांडरों के अलावा ब्रिगेडियर टॉमस की भी रजामंदी ज़रूरी थी। इतनी मनाजिल तय कौन करता और कैसे करे। हमने राब्ते का मुख्तसर और सहल तरीका ईजाद किया। वो ये कि हमने दारुल अवाम से एक रुक्का एक छोटे से पत्थर के साथ बांध कर दीवार बर्लन और उससे मुल्हिका गार्ड के खेमे के पार फेंका। उसका पैगाम मतन ये था: हेलो एवरीबॉडी, नेवर heard from you since Eid. All quiet on Western Front. Intimate your welfare have already launched another missile. Approximate splash down area volleyball ground. Bathroom. Reply by similar projectile. हेलो हरकसोनास, गुज़िश्ता ईद आपकी खैरियत की इतला नहीं मिली। मगरबी महाज बिल्कुल खामोश है, अपनी खैरियत की इतला दें।
ایسا ہی ایک میزائل پہلے بھی چھوڑا جا چکا ہے، اس کی سطح زمین پر اترنے کا علاقہ والی بال گراؤنڈ غسل خانہ ہے۔ ایسے ہی ایک میزائل کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دیں، آدھ گھنٹے کے اندر اندر پیغام کا جواب آ گیا۔ ایسے پیغامات کا تبادلہ دن میں 2-3 بار ہوتا۔ جب یہ سلسلہ کامیاب نظر آیا تو ایک میزائل کیمپ نمبر 88 کی طرف چھوڑا۔ تجربہ کامیاب رہا اور رابطہ کی یہ صورتحال خاصی مقبول ہو گئی، لیکن دوسرے تیسرے دن کسی میکانکی یا فنی خرابی کی وجہ سے یہ میزائل فیل ہو گیا۔ راستے میں پتھر سے لپٹا ہوا کاغذ اتر کر کہیں اور جا گرا اور دھاگے میں الجھا ہوا پتھر سنتری کے ٹکڑوں سے جا ٹکرایا۔ تفتیش شروع ہوئی اور پیغام رسانی کا ذریعہ بھارتی حکام کے نوٹس میں آ گیا، لیکن وہ سزا کیسے دیتے؟ پیغام دینے والے کا نام تو درج نہیں ہوتا تھا، بس اجتماعی سرزنش کے بعد چھوڑ دیا اور درمیانی چھت پر ایک سنتری متعین کر دیا۔ لیکن ہم نے یہ مشغلہ نہ چھوڑا، صرف طریقہ کار میں تبدیلی کر لی۔ اب ہم پتھر کا کام والی بال سے لیتے۔ ہم والی بال کی ہوا خارج کر کے اس میں رکا اور بعض اوقات رسالہ یا پوری کتاب ڈال کر کیمپ نمبر 88 میں پھینکتے اور درمیانی چھت پر کھڑے پہرہ دار کو کہتے، سنو، ادھر کہنا والی بال میں ہوا بھر دیں، ہمارے پاس پمپ نہیں ہے۔ وہ پیغام پہنچا دیتا۔ کیمپ نمبر 88 والے تحائف قبول کر لیتے اور شکریہ کی پرچی سمیت والی بال میں ہوا بھر کر واپس پھینک دیتے۔ جب ان کا ارادہ وہ جوابی تحائف بیچنے کا ہوتا تو وہ یہ چیزیں ہمارے خالی والی بال میں ٹھونس کر واپس پھینک دیتے اور سنتری کو کہتے، انہیں کہو ہمارا پمپ خراب ہے، کوئی اور بندوبست کر لیں۔ سب سنتریوں سے کام لینے کی خاطر دروغ گوئی اور فریب دہی کے ہتھیار استعمال کرنے پڑتے تھے۔ مثلاً سنتریوں میں ایک سپاہی اس طاق میں رہتا کہ ہم اسے کوئی کام کہیں اور وہ بجا لائے۔ عموماً ایسے سپاہی چھوٹی موٹی رشوت کے لالچ میں ایسے اشتیاق کا اظہار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان میں سے بھی ایک ایسا نکلا جو بغیر رشوت کے ہر کام نہایت خلوص سے کرتا۔ اس نے کئی بار آتے جاتے مجھے نمستے بھی کہا، اور وہ بھی اس لہجے میں کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف کہیے۔ میں نے اس سنتری کے متعلق پوچھ گچھ کی تو ہمارے اردریوں میں سے سپاہی اسحاق نے بتایا، یہ سپاہی مسلمان ہے، اس کا نام زاہد ہے، مجھے در پردہ کئی جذباتی خط لکھ کر تھما چکا ہے، کہتا ہے آپ میرے بھائی ہیں، کاش میں آپ کے کسی کام آ سکتا۔ میں نے اس اسحاق سے پوچھا، تمہارا دوست السلام علیکم کی بجائے نمستے کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا وہ بہت ڈرتا ہے، ماں کے علاوہ 5 بہن بھائیوں کا بوجھ اسی پر ہے، کہتا ہے نمستے کہنے سے ہمارے افسر بہت خوش ہوتے ہیں، ورنہ وہ نوکری سے نکال دیں گے۔ ہم نے وقت کے پہیے کو دھکا دینے کے لیے کئی ایسے مشاغل ایجاد کر رکھے تھے۔ دن اچھے گزر رہے تھے، اتنے میں 16 دسمبر 1972 آ گیا۔ قیام بنگلہ دیش کی پہلی سالگرہ اور متحدہ پاکستان کی برسی پر ہمارے دل پر جو گزری اس کی کاروائی کہیں نشر نہ ہو سکی، کہیں شائع نہ ہو سکی۔ شاید یہ تھی ہی ناقابل اشاعت۔ یہ ایسا تلخ باب تھا جسے خود ہماری حکومت نے تاریخ کی کتابوں سے پھاڑ پھینک دیا تھا، لیکن کتاب سے باب حذف کرنے سے ذہن سے اس کی یاد مٹائی نہیں جا سکتی۔ آج پھر میری سوچ کے دائرے پھوٹ پڑے، لیکن اب میری سوچ کا محور یہ نہیں تھا کہ تقسیم پاکستان کا ذمہ دار کون ہے، بلکہ سوچ کا پھندا اب میری گردن کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اگر میں اور مجھ جیسے دوسرے ادنا پرزے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کرتے تو مشینری کیوں فیل ہوتی؟ کیا میں مجرم ہوں؟ کیا آئندہ نسلیں مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گی؟ اور کیا میرے بچے میری قبر اکھاڑ کر کہیں گے یہ اس شخص کا پنجر ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا آدھا دھڑ گور میں اتار دیا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھ جیسا ادنا شخص اتنا بڑا المیہ کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ 16 دسمبر مجھے ایسی ہی الجھنوں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں خیال کرنے لگا کہ کیا میری سوچ ایک نفسیاتی مریض کی سوچ ہے؟ کیا میں ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو چکا ہوں؟ کیا میں اپنی ذات کے بھنور سے نکل کر مسائل پر غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں؟ کیا میں مریض ہوں؟ اگلا چیپٹر، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ اسیری میں نفسیاتی الجھنیں پیدا ہونا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ نظر بندی کے گھٹے گھٹے ماحول میں صحت مندانہ سوچ کے داروں کو روا رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ متحدہ پاکستان کی پہلی برسی پر میری سوچ کیا واقعی مریضانہ تھی؟ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اپنی ذات کا بے لاگ تجزیہ میرے لیے ممکن نہیں۔ البتہ میں نے اپنے ارد گرد کئی ایسے افراد دیکھے جو اسیری کے ایک سال میں کئی بیماریاں پال بیٹھے۔ میری مراد نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یا پھوڑا پھنسی سے نہیں، کیونکہ یہ بیماریاں تو بھارتی کوششوں کے بغیر بھی آتی جاتی رہیں۔ البتہ وہاں کئی افسروں اور جوانوں کو تپ دق، فالج، ناسور اور سرطان جیسی مہلک بیماریاں بھی لگ گئی تھیں۔ جسمانی عارضوں سے جو لوگ محفوظ تھے ان میں سے کئی فقدان نیند، پریشان خیالی، غیر حاضر دماغی اور پاگل پن جیسی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ذہنی اور جسمانی قوا کو صحیح و سالم لے کر قید سے وطن واپس آ گئے۔ کیمپ نمبر 44 کے جن مریضوں کا میں نے اوپر ذکر کیا وہ ان ناچار زخمیوں اور بیماروں کے علاوہ تھے جنہیں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چند ماہ قبل پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔
उनकी वतन वापसी की वजह इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि भारत का हिसाबी किताबी जहन था। एक भारतीय अफसर से पता चला कि भारत ने 2+2 4 करके फैसला किया कि उन मरीजों पर सर्फ होने वाली अद्वियात की कीमत उन मरीजों की यरगमाली की हैसियत से तजावज़ कर जाएगी। इसलिए भारत में उनका मजीद क़याम भारत के लिए घाटे का सौदा होगा, नामुमकिन। लिहाजा मरीजों, चलो पाकिस्तान। अलबत्ता जो पीछे रह गया उनके इलाज मुआवजा के ना वसाइल थे, ना इरादा, ना तवज्जो थी, ना लगन। अब वो इस उम्मीद पर जी रहे थे कि एक न एक दिन पाकिस्तान जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कैंप नंबर 44 में जेल के बासियों की तिब्बी हालत का पता चलता था। उसकी एक वजह ये थी कि कैंप नंबर 88 और कैंप नंबर 77 से जो लोग डिस्पेंसरी में हाजिरी देते, वो संतरियों के मना करने के बावजूद एक आध इतलाई जुमला कह जाते। मसलन आज की सिक रिपोर्ट में 150 आदमी थे। आज हवलदार उमर का गला सूज गया है। आज नाइक बकर गुर्दे की तकलीफ से कराह रहा है। तिब्बी इतलात का दूसरा जरिया हमारे कैंप के अपने डॉक्टर थे जो कभी कभार साथ वाले कैंपों में तिब्बी मुआयना के लिए जाते रहते थे। उनमें से एक डॉक्टर ने बताया कि भारतीय मेजर मलक मुझे कैंप में भेजने से पहले 10 स्प्रो की टिक्कियां 3 कब्ज कुशा गोलियां दे देता है कि जाओ उनकी मदद से 1000-1500 आदमियों की मसीहाई करो। कैंप में पहुंचता हूं तो कोई 100-125 मरीज सफ़े बस्ता ज़मीन पर बैठे मुद्दवाए दर्द के मुंतज़िर होते हैं। तिबी मुआयने के दौरान जब पता चलता है कि फ़लाँ मरीज़ को 3 दिन से बुखार है, उसे स्प्रो की गोली दे देता हूँ। अगर वो पेट में दर्द की शिकायत करता है तो उसे कब्ज़ कुशा गोली अनायत करता हूँ। लेकिन उनमें खासी तादाद ऐसे मरीज़ों की भी होती है जिनके दर्द की दवा स्प्रो की टिक्कियाँ हैं, न कब्ज़ कुशा गोलियाँ। उनकी बीमारी का तकाजा है कि हस्पताल में मुफस्सल मुआयने के बाद उनका मुकम्मल इलाज किया जाए, लेकिन ये मंशाए मेजर मलक नहीं। चनाचे कैंप में ऐसे केस डिस्पेंसरी में भेजता हूँ तो डिस्पेंसरी के बरामदे में दर्द के घूंट पीते रहते हैं और मेजर मलक अपने थर्मास से काफ़ी या स्क्वाश जुरा बजुरा नोश करता रहता है। उस पर तुर्रा ये कि हमारे सिपाहियों में ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि तुम्हारे इलाज की तमाम सहूलतें तुम्हारे अपने डॉक्टरों के हाथ में हैं। अगर तुम्हें दवा नहीं मिलती तो तुम्हारे डॉक्टरों का कसूर है। हम क्या कर सकते हैं? हम वतनों में फूट डालने का एक और तरीका। हमारे कैंप के मेजर शाह के पेट में नासूर था जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। नासूर ने मेजर साहब की रात की नींदें और दिन का चैन हराम कर दिया। तवील इंतजार के बाद मेजर शाह ने मेजर मलक के हजूर शरफ़ बारियाबी और अपनी तकलीफ बयान की तो भारतीय मेजर ने अपनी मखमूर आंखों की भारी पलकें ऊपर उठाई और हातम ताई के अंदाज में कहा, यस, ये 2 गोली स्प्रो ले जाओ, ठीक हो जाओगे। मेजर शाह ने कहा, मुझे अल्सर है, स्प्रो उल्टा नुकसान देगी। गुस्ताखी का ये जुमला मेजर मलक को बहुत नागवार गुजरा। उसने कहा, मेजर, डॉक्टर तुम हो या मैं? और जवाब का इंतजार किए बगैर संतरी को हुक्म दिया कि इसे सेल में डाल दो। लिहाजा मेजर शाह कैंप की आज़ाद फिजा से निकलकर सेल की कैद तन्हाई में जा पहुंचे। अगर चंद रोज़ कैद तन्हाई से बीमारियां ठीक होने लगती तो कलकत्ता और आगरा सेल में क़याम के बाद तमाम बीमारियां के जरासीम ख़त्म हो चुके होते। लेकिन मामला उसके बरक्स था। तवील कैद तनाई के बावजूद मेरी कलकत्ता वाली बीमारी अब भी कभी कभी आ मेहमान बनती। मैंने पाकिस्तानी सर्जन मेजर बशीर की वसासत से मेजर मलक तक रसाई पाई, लेकिन उसने जवाब दिया, अगर कैदी पहले कलकत्ता में बीमार रह चुका है तो यकीनन उसका तिब्बी मुआयना और इलाज हो चुका होगा। अब उसे आगरा अस्पताल भेजने की ज़रूरत नहीं। मैं वापस चला आया। सिफारिश का कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उसने मुझे इलाज मुआवजे के लिए सेल में ना भेजा। जनवरी 1973 का पहला इतवार था। मैं सुबह सुबह ताज़ा रोटी और बासी सालन खाकर उजली धूप में बैठकर किताब पढ़ने लगा तो अचानक दाएं आंख में दर्द की टीस उठी। फौरन हाथ किताब से उठकर आंख तक पहुंचा। आंख को बहुत सुलाया, समझाया, बहलाया, फुसलाया, लेकिन ना माने। छुट्टी का दिन था। मेजर मलक की जगह लेफ्टिनेंट पतंगे ड्यूटी पर था। पतंगे इंसानियत से निस्बतन करीब था। उसने मुझ पर डिस्पेंसरी की अमृत धारा यानी स्प्रो इस्तेमाल किया, लेकिन दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इस वाक़े के चंद हफ्ते पहले हमारे कैंप के मेजर अनीस की एक आंख ने ऐसी ही टीस की ताब ना लाकर दम तोड़ दिया था। मुझे और मेरे साथी डॉक्टर बशीर को फिक्र हुई कि नहीं मेरी आंख मेजर अनीस की आंख से ज़्यादा बाहिम्मत साबित होती है या ये भी दम तोड़ देती है। मेजर बशीर की तगोदो और लेफ्टिनेंट पतंगे की सादगी के तुफैल मुझे फौरी अस्पताल भेजने का फैसला किया गया। खुशकिस्मती से मेजर मलक रोड़ा अटकाने के लिए मौजूद न था। मैंने एक थैले में रोज़मर्रा की चंद चीज़ें डाली, भारतीय नर्सिंग सिपाही के साथ हो लिया। कैंप वालों ने खुशी खुशी मुझे रुखसत किया और कहा, चलो अच्छा हुआ जेल की घुटन से तो निकले। बाहर की खुली फिजा देखे हुए तो 1 साल की तरसी हुई आंखें तरोताज़ा हो जाएंगी। दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और अगर ठीक ना हुआ तो बीमारियों की अगली खेप के साथ पाकिस्तान चले जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। वाघा बॉर्डर पर जो भी मिले हमारा सलाम कहना, और हाँ, खाके वतन को चूमना हरगज़ न भूलना। टाटा, गॉड ब्लेस यू।
ट्रक में सवार हुआ। एक संतरी ने बढ़कर दोनों हाथों में हथकड़ी पहना दी, दूसरे ने आंख पर पट्टी बांध दी। ट्रक चारों तरफ से बंद था, बाहर कुछ देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। इस कदर एहतियात ऐसे याद कि कफस में पर उतरता है। इस तजर्बे में संतरी, ट्रक और आंखों की पट्टी के मुतल्लिक तो मैं कह सकता हूँ कि ये जहर तो यारों ने कई बार पिया, लेकिन लोहे के कंगन पहनने का ये पहला इत्फाक था। अगरचे फोर्ट विलियम से कलकत्ता सेल तक सफ़र के दौरान रस्सी से मेरे हाथ बांधकर हथकड़ी पहनने की रिहर्सल कराई जा चुकी थी, लेकिन रस्सी से हाथ बांधने और हथकड़ी पहनाने में बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क महज पटसन और लोहे का नहीं, बल्कि उन दोनों से पैदा होने वाले नफसियाती रद्द अमल का है। हथकड़ियाँ पहनकर मेरे जहन में आदि मुजरमों को चेहरे गर्दिश करने लगे, डरावने, बदशक्ल, जराइम पेशा चेहरे। उन्हीं चेहरों में मैंने अपना चेहरा देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? क्या मुझे एहसास जुर्म दिलाने के लिए ये कंगन पहनाए गए हैं, या ये सारा तरद्दद मेरी अना और इज़्ज़त नफ्स को कुचलने के लिए किया गया है? अगर मकसद एहसास जुर्म दिलाना है, तो मैंने जुर्म ज़ईफ़ी के सिवा क्या कसूर किया है? किसी गरीब उद्दयार का बीमार पड़ना भी काबिल तगय्युर है। मैं आंखों पर पट्टी की वजह से सिर्फ अपने अंदर देख सकता था, और जितना अंदर झांकता, तारीकियां उतनी ही गहरी होती जाती। आगरा मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचा तो एक भारतीय मुआलिज ने बेदिली से हथकड़ी समेत मेरी आंख का मुआयना किया और 1 मिनट के अंदर अंदर फैसला सुना दिया। मुझे दर्द कहीं नजर नहीं आता। दर्द भी कोई नजर आने वाली चीज है? और पास खड़े भारतीय नर्सिंग सिपाही को कहा, ले जाओ इसे पीडब्ल्यू हॉस्पिटल में, देखा जाएगा। पट्टी और हथकड़ी समेत ट्रक में आधा घंटा गुजारने के बाद मुझे छावनी के एक वीरान गोशे में एक फाटक के सामने उतार दिया गया। मैंने आंखों से पट्टी सरकाई। सामने खारदार बाड़, पहरेदार और ब्रिज नशीन संतरी देखकर अंदाजा हुआ कि यही पीडब्ल्यू हॉस्पिटल है। दूर से बाड़ के अंदर धारीदार पजामा, बुशर्ट पहने चंद मरीज दिखाई दिए। क्या यकीन में बदल गया। फाटक के बाहर जाने वालों की शनाख्त और तलाशी के लिए एक बुढ़ा फौजी मौजूद था। वो गंदी वर्दी पहने स्टूल पर गठड़ी बना बैठा था। उसकी आंखें गलीज और अंदर को धंसी हुई थी। फौजी टोपी उसके सर से सिरक कर एक कान पर अटकी हुई थी। सिगरेट के धुएं से जर्दशुदा उंगलियों में उसने अध जला सिगरेट पकड़ रखा था। मेरे साथ आने वाले नरसंग सिपाही ने उस बूढ़े को कहा, ये कैदी दाखिल होने आया है, बैग की तलाशी ले लो। बुढ़ा पता नहीं कब का सताया हुआ बैठा था। गहरा कश लगाकर कहने लगा, अरे ले जाओ इसे अंदर, बैग वैग क्या देखना है, बस यही कपड़ा लता तो होगा। मैंने कहा, नहीं बड़े मियाँ, तुम तसल्ली कर लो, क्या पता इसमें बम रखा हो। उस पर वो फट पड़ा, अरे तुम लाओ बम इधर, कहीं जान तो छूटे हमारी। खुद अंदर गरम गरम कमलों में सोए रहते हैं और इधर सर्दी में से हम टंगे रहते हैं। तुम्हारी जान नहीं छूटती बम फटने से, हमारी तो खुलासी हो। अरे लाओ तुम बम। यूं बड़बड़ाते हुए उसने बेदिली से बैग का मुंह खोला और चश्मे नीम वाह से उसे मुशर्रफ करते हुए बंद कर दिया, और हम चल पड़े। लेकिन पीछे से उसके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, ले जाओ इसे, छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक आंख बीच कर जोर का कश लगाया और चुटकी से राख झाड़ दी। पीडब्ल्यू अस्पताल अंग्रेज़ों के वक्त काला अस्पताल कहलाता था। गोरे गए तो कालों ने गोरा अस्पताल संभाल लिया, और काला अस्पताल कस्मा पुरसी के आलम में छोड़ दिया गया। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तानी जख्मी और बीमार आए तो इस अस्पताल की किस्मत जागी। ये नए सिरे से आबाद हो गया और दूरों नज़दीक पीडब्ल्यू अस्पताल के नाम से मशहूर हुआ। पीडब्ल्यू अस्पताल में हस्पतालों वाली कोई अदा न थी। ना सफ़ेद धुली हुई चादरें, ना सफ़ेद पोश नर्सें, ना लाल कंबल, ना दो दो तकिए, ना लेबार्टरी की बू, ना दवाइयों की महक, ना एक्सरे की चमकती हुई मशीन, ना सफ़ेद गाउन पहने माहिर डॉक्टर। भला बीमारों और ज़ख्मियों को चंद बैरकों में जमा कर देने से भी कभी हस्पताल कायम हुआ है? अस्पताल की टूटी फूटी मतरूक बैरकों में लोहे की चारपाइयों पर घास फूस के पीछे हुए गद्दे पड़े थे, जिन पर लेटने से पसलियां पहले से ज्यादा दर्द करने लगती। अद्वियात का कुल सरमाया चंद छोटी छोटी बोतलें थी जो एक छोटे से कमरे के एक कोने में छोटी सी अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी थी। दवाइयों के इस खजाने की चाबी भारतीय हुकाम के पास होती और उनका दीदार किसी अफसर बाला के दौरे के वक्त हासिल होता। रोज़ाना की निगाहदाश्त के लिए साथ वाले कैंप नंबर 43 से अपने डॉक्टर और नर्सिंग सिपाही आते थे और चंद घंटे गुजार कर वापस चले जाते थे। उनकी वर्दी पर भी पीडब्ल्यू की छाप होती और वो संगीन बरदार पहरेदारों की जेर का हिफाजत अपने कैंप से अस्पताल में दाखिल होते। वो बेचारे हमें शिफायाब करने के लिए अपने तमाम वसाइल बुरुए कार लाते, यानी हाल पूछते, वतन वापसी की उम्मीद दिलाते और तसल्ली देते। चंद रोज़ बाद भारतीय हुकाम ने महसूस किया कि कहीं उन ज़ुबानी इंजेक्शनों से ही हम सचमुच सेहत याब न हो जाएं। उन्होंने बामी गुफ्तगू को खिलाफ कानून करार दिया। अब पाकिस्तानी मुआलिज भारतीय एनओसी की जेर निगरानी अपने हम वतनों की नब्ज़ पर 10 शफार रख कर या पेट को हाथ से दबा कर देखता, यानी वो हाथों के लम्स और निगाहों के इल्तफात से ही मदावा दर्द करने की कोशिश करता। बाज़ मुआलज और मरीज़ का इतना मलाप भी भारतीय एनओसी को गरां गुजरता तो वो फ़ौरन मुदाखलत करता, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, आर्डर नहीं है।
ایسی طبی امراض ہم نے کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں ان طبی سہولتوں کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا۔ یہ طرفہ تماشا دیکھ کر تسلیم کرنا پڑا کہ بھارت عظیم ہے، کیونکہ ہینگ یا پھٹکڑی لگائے بغیر چوکھا رنگ لانے کے گر جانتا ہے۔ ڈاکٹر اور دوا کے علاوہ ہسپتال کے تصور کے ساتھ دو اور چیزیں منسوب سمجھی جاتی ہیں: صاف ستھرا صحت مند ماحول اور ہر مریض کے معدے کے مطابق خوراک۔ یہاں یہ دونوں چیزیں معکوس شکل میں موجود تھیں، یعنی مچھر اور مکھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمارے بستر، جسم اور کھانے کے برتنوں پر چھا جانے کے بعد بھی خاصی تعداد میں بچ جاتی تھیں، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس زائد مخلوق کا کیا کریں۔ مکھیوں اور مچھروں سے جو خوراک بچ جاتی تھی وہ ٹھنڈی، غلیظ اور ناقابل استعمال ہوتی تھی۔ جو لوگ بھوک کے زور سے یا بھارت میں غریب بڑھاؤ کی مہم کو فروغ دینے کے لیے کچھ کھا سکتے تھے ضرور کھاتے، باقی لوگ امید پر گزرے اوقات کرتے تھے، گویا ماحول نہایت غلیظ و کثیف اور خوراک سستی اور غیر صحت بخش۔